वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, दमदार बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में हम उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार हो, यानी कि मुद्दे आपके, मंच हमारा और जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में जिक्र दरअसल काशी का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दरअसल मोदी के काशी दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव के बयान से चौतरफा बवाल मचा है। बवाल मचना भी लाजमी है, क्योंकि किसी के काशी जाने मात्र का क्या सिर्फ यही मतलब होता है जो अखिलेश यादव ने कह दिया था? क्या सियासतदान राजनीति के स्तर को इतना नीचे ले जा चुके हैं कि वो देश के मुखिया पर किसी भी और कोई भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आ सकते? दरअसल बात काशी के दौरे को लेकर हम कर रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया कि उनकी चारों ओर निंदा हो रही है। उन्होंने जो कहा वो हम आपको सुनाते हैं, और उसके बाद मचे बवाल पर क्या कुछ स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं वो भी जरा सुनिए। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहां रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी सपा के मुखिया प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। इन्हीं मित्रों, उनकी सोच राम भक्तों पर जिस प्रकार गोलियां चलवाएं, वही उनकी सोच है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दिया गया तुच्छ बयान कि प्रधानमंत्री उनको आखिरी समय पर काशी में ही रहना चाहिए, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। औरंगजेब की मानसिकता का पालन करने वाले यह लोग, जिन्होंने अपने पिता को ही गद्दी से उतारकर फेंक दिया हो, वो उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तो देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियों में बवाल होगा, घमासान मचा होगा। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव का वो बयान जिसका जिक्र उन्होंने किया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री आए हैं, आए, ठहरे, रुके, महीने दर महीने, 2 महीने, 3 महीने रुके, और यहां पर आखिरी वक्त पे ही दरअसल काशी में लोग आते हैं तो उनका स्वागत है। यह जिक्र कर देने के बाद ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए गए इस बयान को लेकर उनकी चारों तरफ से निंदा हो रही है। निंदा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर क्या राजनीति का स्तर इस तरीके से नीचे आ चुका है कि काशी को लेकर इस तरीके का टिप्पणी की जाए, इस तरीके का जिक्र किया जाए कि अगर इस वक्त काशी में कोई आया, या फिर ये मान लें कि काशी आने वाला व्यक्ति आखिरी वक्त में ही आता है। क्या ये मैसेज देने का प्रयास अखिलेश यादव की ओर से किया जा रहा था? क्या अखिलेश यादव इससे पहले काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे, और अगर पहुंचे तो क्या उनका आखिरी वक्त वो था? इस तरीके की टिप्पणियां सोशल मीडिया के माध्यम से होनी शुरू हो गई। जाहिर सी बात है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का इस तरीके का जिक्र करें तो फिर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं, और वही स्थितियां हैं जो निकलकर सामने आने लगी हैं। अब देश के प्रधानमंत्री को लेकर दिया गया यह बयान राजनीतिक पार्टी, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत है। वो अलग बात है कि इस पूरे मामले को लेकर एक अलग तरीके की राजनीति, काशी में जिस तरीके का जिक्र देश के प्रधानमंत्री ने किया, वहां से वोट हासिल करने की दिशा में कई कदम उन्होंने उठाए, ये भी बातें राजनीतिक नेताओं की ओर से की जा रही हैं और की जाएंगी भी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि धर्म की आड़ में राजनीति को चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तमाम एलिगेशन उन पर लगाए जा रहे हैं और लगाए जाएंगे भी, क्योंकि वक्त चुनाव का नजदीक है। लेकिन ऐसे वक्त में अखिलेश यादव की ओर से इस तरीके की टिप्पणी करना क्या ये शोभनीय है? ये भी सवाल है, और यही वजह है कि इस तरीके का बयान देकर वो खुद फंस गए हैं, ये भी साफ तौर पर समझा और देखा जा सकता है। तो देश के प्रधानमंत्री को लेकर दी गई ये टिप्पणी और उसके बाद आए रिएक्शंस, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो या फिर प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर यह जिक्र कर दिया
कि विनाशकाल और विपरीत बुद्धि वाली स्थिति जो है अखिलेश यादव की या फिर समाजवादी पार्टी की बन गई है, क्योंकि ये जरूर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो फाइट है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी नजर आती है, जिसका जिक्र मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री की ओर से भी किया गया था कि प्रदेश के आवाम को लाल टोपी वालों से बचना चाहिए। और ऐसे में इस तरीके की जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं वो क्या राजनीति के स्तर को आने वाले वक्त में और भी ज्यादा नीचे ले जाएंगी, ये वजह है क्या? और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका तारुफ करवा दें। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए, धर्मेंद्र गोस्वामी जी हैं, धर्मगुरु हैं, प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक। प्रेम कुमार जी आपका भी बहुत स्वागत है, सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं कर रहा हूं धर्मेंद्र गोस्वामी जी, क्योंकि अखिलेश यादव की ओर से जो जिक्र किया गया वो बहुत ज्यादा परेशान करता है इस बात को लेकर कि वो 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने रुकें, क्योंकि ये वक्त आखिरी है और आखिरी वक्त में ही काशी आया जाता है। इस तरीके की टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी का कोई पहला दौरा नहीं था। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ऐसा नहीं है वो काशी पहली बार आए हैं, और ना ही ऐसा है कि सिर्फ यूपी का इलेक्शन नजदीक है इसलिए वो आए हैं। वो जिस संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं उस संस्कृति का इतिहास गवाह है कि सनातन संस्कृति के साथ कार्य करने वालों की जीत होती है। और मोदी जी इस बार नहीं अगली बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जो विरोधी पार्टियां जिस तरीके का ये सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वैसे अगर हिंदुत्व की बात किया जाए तो किसी भी हिंदू को सनातन धर्म के विरुद्ध में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस तरीके की टिप्पणी करके ये आपको दिखाना क्या चाहते हैं, ये समाज को बताना क्या चाहते हैं कि समाज बिल्कुल बेवकूफ है? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कुछ टाइटल इनको आते हैं, उन टाइटल को पढ़ने के बाद ये बोल जाते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि ये सनातन संस्कृति के विरुद्ध है या उसके पक्ष में है। ये जो अवैध गतिविधि है, जो जिहादियों की गतिविधि है, इनको सिर्फ वो दिखाई दे रहा है सत्ता का सुख लेने के लिए। ये देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये देश के विरुद्ध कोई भी कार्य कर सकते हैं, ये कोई भी आवाज इनकी आ सकती है। तो समय आ गया है कि इस तरीके की जो भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, जनता उसका बहुत जल्दी 2022 में जवाब देने जा रही है। नहीं धर्मेंद्र गोस्वामी जी, मेरा सवाल ये था कि अखिलेश यादव की ओर से जो टिप्पणी की गई कि आखिरी वक्त में तो काशी में आया ही जाता है, तो आखिरी वक्त में आए हैं, वो अच्छी बात है, ये जिक्र उन्होंने किया। मैंने कहा ना, वो पहली बार तो आए नहीं है ना, वो हर वक्त आएंगे, आखिरी वक्त में नहीं, वो तो हमेशा आएंगे। काशी तो जब वो राजनीति में नहीं थे तब भी उन्होंने कहा है कि मैं आया करता था, ऐसे जल अभिषेक किया करता था। उन्होंने कोई नया काम नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ जनता को ये संदेश दिया है कि धर्म भी विकास का एक मुद्दा है, और जो बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाते थे भक्त लोग, जो बहुत ज्यादा वहां पे अतिक्रमण करके घेर लिया गया था, उस सबको उन्होंने साफ करके कॉरिडोर बनवा दिया। आराम से जाए सभी लोग, भक्त लोग दर्शन करें, वो सभी के लिए है। वो सनातन संस्कृति को आज उन्होंने जैसे वहां पे आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया केदारनाथ में, तो क्या उन्होंने गलत किया? वो संतों के साथ ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी विचारधारा है और हमेशा उनको कामयाबी मिलेगी, और ईश्वर उनको ऐसे ही सद्बुद्धि दे, प्रदान करे, और वो ऐसे ही देश के लिए जो हिंदुस्तान की जो सनातनी भूमि है उसको ऐसे ही बरकरार रखें। चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हालांकि इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, और तकलीफ इस बात को लेकर हो जाती है कि काशी में कोई भी आता है तो आखिरी वक्त में आता ही है, तो वो भी उनका आखिरी वक्त है इसलिए वो आए हैं। ये इस ओर इशारा अखिलेश यादव कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है। डॉक्टर अभिषेक राय जी, क्या कहेंगे आपके? अखिलेश यादव का ये बयान शोभनीय है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए या फिर इसको लेकर निंदा होनी चाहिए? देखिए, बहुत सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि जब चला चला की वेला आ गई, जब 3 महीने बचे रह गए हैं इस सरकार को जाने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी बारंबार काशी का दौरा कर रहे हैं। कभी रिंग रोड उद्घाटन करने चले आते हैं, कभी काशी विश्वनाथ धाम उद्घाटन करने, और करते सिर्फ राजनीति की बात। कहाँ सनातन धर्म की बात वो करते हैं? 4800 रुपए नमामि गंगे में खर्च हो गए, और कहाँ गए 4800 करोड़ रुपए का हिसाब? क्या गंगा साफ हो गई है? जब लाशें बह रही थी उसी गंगा में कोरोना की सेकेंड वेव में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल में दीदी और दीदी खेल रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रचार जी बन के बंगाल की फोटो खींचने चले गए थे। तो सबको पता है। और इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला ना कि सरकार के जाने में 3 महीने रह गए जी, तो अभी कई बार और आएंगे। और काशी जो है वो प्रसिद्ध शहर है,
प्राचीन शहर है, बाबा भोलेनाथ का शहर है, वहां आने से सुकून मिलता है। जो इन्होंने किया, नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? क्या ये मान लिया जाए कि इसका मतलब ये है कि आखिरी वक्त में ही काशी में आया जाता है? इतने जाने गई, जब इनके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी उस बात पे माफी मांगी? क्या लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई, जिसमें नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर, काशी केवल क्या आखिरी वक्त पे ही आया जाता है? लोग काशी आते हैं तो वो आखिरी वक्त होता है उनका क्या? क्या महंगाई जिसकी वजह से आज गरीबों की थाली में रोटी नहीं है, क्या मैं उस पर चर्चा कर लूंगा, कम करने का प्रयास किया? ठीक है आपकी बात, सवाल बहुत सारे हैं। हाँ ठीक बात है, अच्छी बात है, ये मुद्दे उठाने का काम राजनीतिक पार्टियों का होना ही चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आखिरी वक्त पर ही काशी में आया जाता है? अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। उन्होंने 4.5 साल काम नहीं किया, काम किया होता तो अपने काम के राय साहब सुन पा रहे हैं सर? सारी चीजों में हर जगह माननीय प्रधानमंत्री जी वोट कैसे, अभिषेक जी आवाज आ रही है आपको मेरी? कॉलेज का शिलान्यास किया, आप जाके वहां पे प्लीज जरूर मीडिया की टीम जाए और उन मेडिकल कॉलेजेस का दौरा कर ले। आज ही मैं गाजीपुर में था, गाजीपुर में मैंने देखा 4 बिल्डिंग का पता नहीं, बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उद्घाटन हो गया। तो ये इनके कथनी और करनी में अंतर है। तो ये जा रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला ना कि काशी में सर आपकी करनी और कथनी का स्तर ऐसा है कि राजनीति का स्तर गिर चुका है। अभिषेक जी आवाज मिल रही है आपको? आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं कि राजनीति का स्तर समाजवादी पार्टी ने इतना गिरा दिया कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके की टिप्पणी कि वक्त आखिरी है इसलिए काशी आए। मेरी एक बात समझ ले, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि क्या काशी में आखिरी वक्त पे ही आया जाता है क्या सर? पहले मेरी बात, काशी में आखिरी वक्त पर ही आदमी आता है क्या दर्शन करने के लिए? पूरा सम्मान है। हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं आप? नहीं, मैं आपकी बात ही सुन रहा था, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी अभी तक। मेरा सवाल ये है जी, अपनी बात रख दीजिए अब आप पूरी रखिए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का पूरा सम्मान है। हमारे जो संस्थापक है माननीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने भी देश के प्रधानमंत्री जी को 2019 में बधाई दी थी, उनको शुभकामनाएं भी दी थी। तो हमारी पार्टी देश के प्रधानमंत्री जी का हमेशा सम्मान करती। अभी भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी चीजें कही हैं वो योगी सरकार के ऊपर चलता है कि 3 महीने में योगी सरकार जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, जनता कह रही है कि योगी जी जा रहे हैं। तो योगी जी ने जो 4.5 साल कोई काम नहीं किया, वो बात है। नमामि गंगा का 4800 करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा? क्या हुआ? गंगा साफ हो गई? गंगा मां ने बुलाया था, उसी गंगा मां में लाशें तैर रही थी कोरोना की सेकेंड वेव में, उसके ऊपर कौन जवाब देगा? तब माननीय प्रधानमंत्री जी को काशी याद नहीं आई, गंगा मां याद नहीं आई? आनी चाहिए थी ना। इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में लिखित में बयान दिया है कि सवाल आपसे पूछ रहा हूं अभिषेक जी कि क्या काशी में आदमी आता है दर्शन करने के लिए आखिरी वक्त में आता है क्या? वो कमी से बनारस में एक भी मृत्यु नहीं। अभिषेक जी आखिरी वक्त में आता है क्या काशी में दर्शन करने के लिए? आखिरी वक्त में आता है वो? भाई आप सुन लीजिए, काशी आखिरी वक्त नहीं, आखिरी जो भी है बाबा भोलेनाथ की नगरी, सबका स्वागत है, हमेशा स्वागत होता है। और वहां माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद है, काशी की जनता का ख्याल रखने की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। और आप तो कह रहे हैं कि आखिरी वक्त में ही आ रहे हैं वो, उन पर जिम्मेदारी देश की है पूरी, और आखिरी वक्त में उनको लेकर इस तरीके की टिप्पणी आपके प्रदेश आपके पार्टी के अध्यक्ष कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी, किस तरीके से देखें, केवल राजनीति का स्तर वाकई इतना गिर गया, ये मान लें? देखिए, अभी मेरे से पहले भी कुछ वक्ता बोल रहे थे, मौनी की बात को जोड़ के आपकी बात जवाब देता हूँ। विषय क्या उठता है? विषय कब उठता है कि एक ने बोला कि उन्होंने नया क्या किया, सच बोला उन्होंने कि नया क्या किया, और जब नया कुछ किया नहीं तो फिर उस पर हलचल क्यों, इतना पैसा खर्च क्यों, इतने इवेंट्स बनाने की जरूरत क्यों? जब देश पर बेरोजगार है, महंगाई, देश के अंदर आतंकवादी आए नित दिन सुरक्षा कर्मचारियों की हत्या कर रहे हैं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को इतना नया करने की जरूरत क्या है? क्योंकि बेसिक देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और उस मुद्दों के भगने के लिए वो मुद्दों की लड़ाई का वक्त है। आखिरी समय है या नहीं है, इसका जवाब तो सपा और अखिलेश जी देंगे। लेकिन ये तय है कि आज की चाल प्रधानमंत्री की ये बात कहती है कि उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री की आखिरी चाल दिख रही है और आखिरी दिन है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता, वो सरकार जो आज से 4.5 साल पहले चुनी गई थी, वो मुद्दों के साथ आई थी और उसने मुद्दों के अंदर बहुत सारी सरकारों की नाकामियों को उजागर करा था
और कुछ वादे किए थे सूबे के साथ कि हम इन चीजों को लेके आएंगे। आज उसका क्या हुआ? गंगा में तैरती लाशें और बेरोजगार सड़कों के ऊपर, और एग्जाम बढ़ते हैं और पेपर 9 बार लीक हो जाते हैं और बाबा देखते रह जाते हैं। तो इन विषयों के कारण काशी के अंदर माफी मांगना जाना प्रधानमंत्री का नित्य नियम है, जाएं माफी मांगे, लेकिन कितनी अखिलेश यादव, क्योंकि अब तो गठबंधन रहा नहीं चंद्रमोहन जी, मुझे लगता नहीं है ज्यादा डिफेंड करने की आवश्यकता आपको पड़नी चाहिए। अब तो गठबंधन रहा नहीं, लेकिन उनका ये बयान कि काशी में जो आया और जो आता है वो आखिरी वक्त में ही आता है, आप भी सहमत हैं? मान लीजिए बिल्कुल, मैंने आपकी बात से पहले की बात बोली, इसका जवाब तो अखिलेश जी देंगे, सपा वाले देंगे इस बयान का। लेकिन मेरा वक्तव्य जिस बात को है, बीइंग ए कांग्रेस पार्टी, वो बिल्कुल तय है इस बात के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री को माफी कितनी बार मांगनी है। और आज काशी में माफी किस चीज की मांगनी कर रहे हैं वो? क्या 750 किसानों की शहादत की, या लखनपुर में हत्या की? और उसके बाद आप अपनी राजनीति का जिक्र करना शुरू कर दें, अच्छी बात है, लेकिन मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब आप नहीं दे रहे। ये शोभनीय है जो बयान उन्होंने दिया? ठीक लगता है आपको? ये ठीक है, ऐसे कहना चाहिए उनको? या फिर आप ये एडमिट करते हैं कि काशी में जो आता है वो आखिरी वक्त में आता है? नहीं, बिल्कुल ये मैं इससे एडमिट नहीं करता हूं कि काशी में जो आता है वो आखिरी वक्त में आता है, इससे एडमिट नहीं करता हूं। लेकिन जिस संज्ञान में जिस पार्टी के नेता ने ये बात करी है उसकी सफाई वो देगा। अगर कोई नहीं, बिल्कुल, मैं आपका पक्ष जान रहा था, मैं आपका पक्ष जान रहा था। ओके चंद्रमोहन जी, मैं लौट रहा हूं, आपके पास कई मुद्दे हैं और इन मुद्दों को उठाना चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि बनारस में प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए आई, तो अब की स्थितियां क्या हैं ये बताएं जरा, क्योंकि आगे हालांकि वो चुनाव लोकसभा का होगा, उसमें सारी स्थितियां निकलकर सामने आएंगी, लेकिन बनारस में कितनी मजबूत है कांग्रेस पार्टी उसके बारे में जानकारी आपसे लेंगे। ओके, मैं आ रहा हूं, हमारे साथ खेमचंद जी भी हैं। खेमचंद जी, इस तरीके का जिक्र अगर किया है तो इसको किस तरीके से देखें? राजनीति का स्तर वाकई बहुत गिर गया हिंदुस्तान के अंदर, देश के वजीर आजम को लेकर इस तरीके का जिक्र राजनीतिक पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, योगी मोदी जी की सरकार है, लगातार बड़े बड़े कार्य करती जा रही है, लोग खो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, ऐसे काम हो रहे हैं जो 250-300 वर्षों के बाद होते हैं, ऐसे काम हो रहे हैं जो 70 साल की आजादी तक ऐसा लगता था कि सपना है, वो नहीं सकता कभी भी। जो हमारी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, जो यहाँ पे जिसको जैन तो अतिशोक्ति अलंकार हो गया खेमका जी, जिसको कहते हैं हिंदी के अतिशोक्ति अलंकार। देखा आपने बताया किस तरीके से पंजाब के राजाओं ने, पंजाबियों ने, इंडियनों ने, नॉर्थ इंडियनों ने और वेस्ट इंडियन पूरे भारतवर्ष में वहाँ पे किया। अरे बीच में चुप रहो, आपकी संस्कृति दिखाता है आप दूसरे व्यक्ति को बोलने नहीं देना चाहते। जब आप बोल रहे थे चुप था, आपके पास कहने को कुछ नहीं है, ना नेता है ना नीति है, सिर्फ आप अंदर बातें कर सकते हो। आप जो वैक्सीन है उसको गलत बता सकते हो, वैक्सीन के बारे में अफवाह फैला सकते हो। वैसे ही काशी, अरे काशी के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए, हाँ समय पे भी बाबा जाते हैं। और आप लोग एक आदरणीय प्राइम मिनिस्टर से यूपी के लिए, और यूपी में आप लोग भी आते हो, आपके अखिलेश जी भी आते हैं। जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, वो यादव परिवार के लिए भी हो रहा है, वो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए नहीं है, स्पेसिफिक समाज के लिए नहीं है। हम सरकार इकट्ठा करने के लिए बसें नहीं लगानी पड़ी, डर कौन रहा है सबको पता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातें करो, दुखद है ऐसी बातें एक अखिलेश यादव जी रखते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री बहुत ही अशोभनीय है। हम निंदा करते हैं और सभी को निंदा करना चाहिए। उन्होंने अपना ही नुकसान किया है, इसके चलिए, काशी, भव्य काशी और दिव्य काशी देश के प्रधानमंत्री ने बना दिया, इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि काशी को लेकर क्या मानसिकता एक राजनीतिक स्तर के नेता की है, काशी को लेकर एक पूर्व मुख्यमंत्री की क्या मानसिकता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी, इस तरीके का जिक्र, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनावों में हमने इससे भी नीचे स्तर को जाते हुए देखा है आरोप प्रत्यारोप के दौर में, तो ऐसा होना लाजमी है और ऐसा होगा और आने वाले वक्त में हो सकता है कि इससे ज्यादा नीचे चला जाए स्तर, तो इसमें कोई गुरेज हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये मान ले कि ये स्थितियां बन गई हैं कि इस तरीके की टीका टिप्पणी करें और फिर चुनावी फायदा ले लें? देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी नकारात्मक बयान राजनीति में दिए जाते हैं चुनाव के वक्त, जनता अब उसका उल्टा रिएक्ट करती है। हाँ। आपको याद होगा बंगाल में ममता बनर्जी को किस तरह से ओ दीदी करके जो मजाक बनाया गया था,
तो उसका जवाब मिला था भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री जी को। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ऐसा बोले जो कि जनता जिसको पसंद नहीं करे, तो इसका भी जवाब जनता देती है। पर एक बात और क्लियर करने की जरूरत है, जिस भाषा में अखिलेश यादव ने कहा है उसके दो माने हैं। एक तो व्यक्तिगत तौर पर आप बोल रहे हैं, जो हम लोग बहस कर रहे हैं कि ऐसा बोलना सही है या नहीं। दूसरा, राजनीतिक तौर पर भी इसके मतलब निकलते हैं कि भाई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के तौर पर उनको लगता है कि भाई उनका समय निकट आ गया है, ये भी मतलब होता है। लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से ये मतलब क्यों ले? वो क्यों न विक्टिम कार्ड खेले कि हमें ही पर्सनली बोला गया है? ये बात बनी रहेगी और बीजेपी ये बोलेगी और उसको इंटरप्रेट करने का हक है, जैसे मुझे इंटरप्रेट करने का हक है। तो ये चीजें हैं, मगर नट सेल में देखा जाए, अगर आप नकारात्मक राजनीति करते हैं, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, तो जनता उन बातों को पसंद नहीं करती है। ये बात सोच लीजिए, क्योंकि नुकसान होना तय है अगर आप गलत बातें करेंगे। जी ठीक है। अभिषेक जी, आप चुनावी मैदान में लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव कैंपेनिंग अगर करनी शुरू कर दें तो उसका असर हो जाएगा चुनाव में और परिणाम शायद आपके अनुकूल ना आए, और इस पर आप एडमिट कर लें तो शायद स्थितियां थोड़ी सी बदल जाएं। देखिए, हमें कुछ एडमिट करने की जरूरत नहीं। हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। हम महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, जो 2014 में डायन होती थी, आज भाजपा की बुआ बन के बैठी है और उस पर ये बात नहीं करते। राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी जी, ये लोग सिलेंडर लेके घूमते थे, आज उसकी ये बात नहीं करते। नहीं करेंगे। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व निकाल लिया है। क्या इस देश में युद्ध की स्थिति है? 50 लाख बैरल स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व निकाल लिया गया सिर्फ चुनाव के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी 378 दिन किसानों को बैठाते हैं, 700 से ऊपर किसान शहीद हो जाते हैं। कोई नहीं सुनने वाला। बार बार उन्होंने कहा बात कर लो, नहीं कोई सुनने वाला। फिर इन्हें जब पता चलता है पश्चिम उत्तर प्रदेश से, पंजाब से सुपड़ा साफ हो रहा है, तो आते हैं, माफी मांग लेते हैं बिना बहस के। संसद में बिना बहस के वो बिल पास कराया था, अब बिना बहस के वो बिल वापस हो जाता है। भाजपा के प्रवक्ता बताते रहते थे 12 महीने उसके फायदे। क्या हुआ? उन फायदों का क्या हुआ? बात वो नहीं करते। सबसे महंगी बिजली आज उत्तर प्रदेश में, डीएपी मिलती नहीं किसान को, खाद के दाम दुगने हो गए, आय दुगनी करने आए थे, लागत दुगनी कर दी। बेरोजगारी का स्तर आप देख लो, 59,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती देख लो। मैं मुद्दे गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आप लोग के पास जनता जानती है कि विकास किसने किया। 5 काम ऐसे बता दें। और इसी संदर्भ में अखिलेश यादव ने ये बातें कह दी कि वक्त अब नजदीक आ गया, जैसा कि प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, क्योंकि उसके दोनों एक्सप्रेसवे का फीता काटा। इंडियन कांग्रेस ऑफ रोड के मानकों के हिसाब से वो नहीं बना। इंडियन कांग्रेस ऑफ रोड के मानकों के साथ जितनी जमीन अधिग्रहित हुई थी, नहीं बना। जबकि सबको पता है 22 दिसंबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने उसका उद्घाटन हुआ था। ठीक। खेमचंद जी कुछ कह रहे हैं, खेमचंद जी अपनी बात रखते हैं, उसके बाद फिर मैं आ रहा हूँ धर्मेंद्र जी आपके पास। ओके, कहते हैं ना, वाहवाही चाहिए, इन्हें सिर्फ एक नाम चाहिए, चुनाव जीत लोगे। ठीक है खेमचंद जी, एक बार इसका जवाब दे रहे हैं। अभिषेक जी आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं। खेमचंद जी कहिए सर, कहिए। संसद में बयान है माननीय प्रधानमंत्री। ठीक है सर, कहिए। और ये बात कोई नहीं भूल पाएगा। जब कोरोना की सेकेंड वेव आई, कितनी गोदरेज सुनी हुई, चुप हो जाओ, किसके घर में मातम नहीं मना। ओके अभिषेक जी आपने अपनी बातें कह दी। अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, आपने अपनी बातें कह दी है, इसका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के ही नेता है, वो जवाब देंगे। खेमचंद जी आप ही के सवालों का जवाब देंगे वो। दीजिए सर, दीजिए खेमचंद जी, दीजिए। मैं मानता हूँ अखिलेश जी ने विकास किया, जबरदस्त विकास किया, लेकिन किसका किया? भूमाफियाओं का किया, गुंडों का किया, और उनका किया जो इनके परिवार के सदस्य हैं, उनका किया जो एक पर्टिकुलर समाज से आते हैं, इनके लिए गुंडागर्दी करते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं, उनकी जमीन छीन लेते हैं और लक्ष्य के आधार पे सत्ता चलाते हैं। ऐसे लोगों का इन्होंने विकास किया, लेकिन जनता का दूर दूर तक इन्होंने कोई विकास नहीं किया। जनता का इन्होंने दोहन किया, जनता के साथ इतना अत्याचार किया कि जनता ने इनको धूल में मिला दिया, इनको भगा दिया, नाबूद कर दिया। 2019 में भी इनको जबरदस्त तरीके से हराया है जनता ने। इनको इनका जो रियल फेस है वो दिखा दिया। प्रेम कुमार जी ने खेमचंद जी जो बात कही उसको लेकर आपके क्या विचार है, जो अखिलेश यादव जहां ले जाना चाहते थे? ठीक है खेमचंद जी अखिलेश यादव जहां ले जाना चाहते थे शायद, उस पर आपकी क्या राय है कि क्या ये आखिरी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, ये आखिरी वक्त सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का है,
जो अखिलेश यादव कह रहे थे? खेमचंद जी, खेमचंद जी, खेमचंद जी, मेरा सवाल यह है कि जो अखिलेश की ओर से जिक्र किया गया कि आखिरी वक्त है, तो क्या राजनीति के लिए या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर आखिरी वक्त है योगी आदित्यनाथ का, देश के प्रधानमंत्री का, जो अखिलेश यादव कह रहे थे? जी, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो विकास दिख नहीं पा रहे हैं, वो घृणा में है, वो द्वेष में है, और द्वेष और घृणा में वो एक छोटी और कोई टिप्पणी कर रहे हैं, जनता उसके लिए माफ नहीं करेगी। द्वेष घृणा का स्तर तो ऐसा भी है ना कि सिर्फ लाल टोपी वालों को रेड अलर्ट है, लाल टोपी वालों को लेकर रेड अलर्ट है, ये जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर देते हैं। द्वेष भावना का स्तर तो ये भी है कि द्वेष भावना का स्तर थोड़ा ऐसा भी है ना खेमचंद जी कि लाल टोपी वाले रेड अलर्ट उत्तर प्रदेश के आवाम के लिए, वो ये भी कह देते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं वो भी। ये द्वेष भावना ये भी है क्या? नहीं 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 नहीं, द्वेष ये कैसा स्तर है फिर? अखिलेश जी के परिवार के लिए हाँ, कभी भी पर्सनल टिप्पणी आदरणीय मोदी जी ने नहीं की, उनके काम पे की, हाँ, उनके क्रियाकलाप पे की, उनकी नीतियों पे की, उनकी सरकार पे की। ओके, अभिषेक जी कमेंट कर दीजिए, उसके बाद फिर हमको आज आपके पास आ रहा हूं, धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, कर दीजिए सर जल्दी प्लीज। ओके ठीक है, खेमचंद जी सुन लिया आपको। सीधी सी बात कहता हूँ, हाँ, मैं बहुत सीधी, प्रेम प्रकाश दीप चंद जी को भी सुन रहा था, हाँ, मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूँ, गुंडों माफियाओं की बात कहते हैं, माफिया को उन्होंने एमएलसी बना रखा है, और उसी बनारस से एमएलसी है वो माफिया, उसी की जेल में बैठते हैं, बनारस की जेल में वहाँ टिफिन जाती है। अरे भैया पहली बात सुन लीजिए, प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए। कैसे 99% एडीए की रिपोर्ट है कि 37% उत्तर प्रदेश के भाजपा के सांसद विधायकों के ऊपर 2 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर 99%, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुकदमे थे, और ये लोग हमें शुचिता का पाठ कराते हैं। तो जिनके अभी हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है उप मुख्यमंत्री जी को अवैध कब्जा में, अब बताओ बुलडोजर नहीं चलेगा? क्यों नहीं चला उप मुख्यमंत्री के ऊपर बुलडोजर? मुख्यमंत्री के ऊपर यानी कि आप मानते हैं सर कम से कम, अभिषेक जी मानते हैं आप कम से कम बुलडोजर चला तो है उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं के ऊपर, ये मानते तो है आप ये कम से कम एडमिट तो कर लेते हैं कि हाँ बुलडोजर चलाया उत्तर प्रदेश के मुखिया की ओर से चलाया। ठीक है, आ रहा हूं सर, चंद्रमोहन जी कुछ कह रहे हैं बहुत देर से, उनको सुन लेता हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं। चंद्रमोहन जी कहिए। मुद्दा क्या है देश का? आप 2014 में चल रही है तो आवाज दी थी महंगाई कम हुई क्या, तो लोग कहते थे नहीं, लेकिन आज विपक्ष कहता है महंगाई कम हुई तो क्या, लेकिन उसका जवाब भगवा पहन के दिया जाता है। क्या महिला उत्पीड़न खत्म हुआ क्या, उसका जवाब ठोको ठोको के नीति से दिया जाता है। क्या दलित उत्पीड़न कम हुआ, उसका जवाब मंत्री को अपने बगल में उठा के दिया जाता है। क्या किसानों की इनकम डबल हुई क्या, उसमें 1200 किसान मर जाते हैं, और सदन में जब राहुल गांधी जी उस पर चर्चा करना चाहते हैं तो उसको हटा दिया जाता है। आज इतने दिनों के अंदर 12 सांसद निलंबित हैं, देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है कि सदन में जाके इस पर चर्चा करे। देश के प्रधानमंत्री अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक विकेंद्रीकरण की राजनीति का सहारा लेते हैं, और यही कारण है कि आज सूबे के अंदर किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने को ना मुख्यमंत्री तैयार है, ना माननीय देश के प्रधानमंत्री तैयार है। खेमका जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या जब आप इलेक्शन की राजनीति के अंदर खड़े थे, क्या ये ज्वलंत मुद्दे आपने यूपीए सरकार के सामने नहीं रखे थे? क्या उस समय देश की जनता आपसे इन चीजों की मांग नहीं कर रही थी? आपने 70 साल की विरासत को 7.5 साल के अंदर बेच डाला, और 70 साल की उस विरासत को आपको बेचने में 7.5 साल लगे। आप कल भी 2 थे, आज भी 2, कल भी आपकी पार्टी 2 संसदों बेच डाला सब कुछ क्या? 70 साल की विरासत को आपने बता रहे हैं निर्धारित है, बेच दिया सब कुछ, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं। देखिए, चंद्रमोहन जी को जानकारी की कमी है, अगर वो जानकारी लें तो उनको पता चलेगा पैसे का री-इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हो रहा है, फर्दर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और आज हम लोग सुरक्षा के लिए अपनी सेना को शुरू कर रहे हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। जो एक्सप्रेस हाईवे यूपी में बन रहे हैं वो कहां से बन रहे हैं? जो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो कहां से बन रहा है? सेनाओं के लिए जो मदद दी जा रही है, सेनाओं के लिए जो आधुनिक हथियार आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? और
134 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लगी है वो कहाँ से लगी है भाई? हम हर जगह जो अच्छा बिजनेसमैन होता है, जहाँ पे कम रिटर्न होती है, वहाँ पे पैसा वो फ्यूचरिस्टिक जगह में लगाता है। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोड बनेगी, हाईवे बनेगी, तो फ्यूचर में उसे देश की तरक्की होगी, विकास होगा और तेजी से हमारी इकोनॉमी विश्व की सबसे मजबूत इकोनॉमी है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का तो काम ही है मुद्दों से भटकाना। मैं डिबेट को नहीं भटकाना चाहता, मैं डिबेट को उधर ही ले जाता हूँ। ओके खेमचंद जी, ठीक है सर, ठीक है खेमचंद जी। चंद्रमोहन जी आ रहा हूँ आपके पास में। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी आपके पास भी आऊंगा। प्रेम कुमार जी, क्या ये मान लें कि ये जो स्थिति वर्तमान की बनी है इस वक्त हिंदुस्तान में, चुनाव के वक्त में सारी चीजों से ध्यान हटकाने का काम किया जाता है? अगर काशी ध्यान हटकाने की वजह से ये कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन किया गया, ध्यान भटकाने का काम किया गया, तो फिर अखिलेश यादव भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस तरीके का बयान देकर ध्यान को भटकाने का काम करें? प्रेम कुमार जी, देखिए हम लगातार काम करते हैं। खेमचंद जी में प्रेम कुमार सवाल है मेरा। जो 13 तारीख को कल जो फंक्शन काशी में देश ने देखा, आप बताइए ये 13 तारीख के बाद आज से पितृपक्ष लग गया है, 14 जनवरी तक कोई जो माना जाता है कि शुभ काम नहीं किया जाता है। इस वजह से 13 तारीख को डिसाइड कर लिया गया कि काशी में कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाए। और 13 तारीख को आपने देखा कि श्रीनगर में कैसे आतंकी हमले हुए। तो हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, सब जानते हैं 2001 के बाद से 13 दिसंबर जो है आतंकी कुछ न कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उस जगह वहां पर ध्यान न देकर के आपने पूरे देश का ध्यान काशी की ओर कर दिया। इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे या पीछे किया जा सकता था। और आप आतंकी 13 तारीख को कोई त्योहार है? अरे आतंकियों से हमारी सेना लड़ रही है, वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है और आतंकवादी घटनाओं में जबरदस्त तरीके से कमी आई है। आप किस तरीके का बयान दे रहे हो कि 13 तारीख, और आप खुद कह रहे हो कि सूर्य नारायण उत्तरायण से दक्षिणायन में जाने वाले थे, इसलिए शुभ काम नहीं होंगे और शुभ काम 13 तारीख को होना था। अरे जब काम कंप्लीट हो गया और शुभ दिन है और जनता ने डिसाइड किया है, वहाँ पे ऋषि मुनियों ने डिसाइड किया है, वहाँ पे साधु संतों ने डिसाइड किया है, आप उसमें कमी निकाल रहे हो। लोग हंसेंगे आपके इस बयान पे। आपका बयान भी अखिलेश यादव जी से कम नहीं है कि 13 को क्यों किया, बाद में कर लेते, इलेक्शन के बाद में कर लेते, फिर बोलते लोकसभा के इलेक्शन के बाद में कर लेते। अरे क्यों? जब काम कंप्लीट हो गया, हमने किया है, जोरदार तरीके से किया है, भव्यता से किया है, तो हम क्यों ना उद्घाटन करें? क्यों ना हम साधु संतों को वहां बुलाकर उनको सम्मानित करें? क्यों ना भक्तों को जो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये दिया जाए, इसको दिखाया जाए कि जिस संस्कृति को दबाया गया, कुचला गया, जिसमें आक्रमण किया गया और आक्रांताओं ने लगातार संस्कृति की हत्या करने की कोशिश की, आज वो संस्कृति उन्हें भव्यता की ओर जा रही है। और सभी को सेलिब्रेट करना है। और 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू पूरे विश्व में, हिंदू का मतलब जैन, बुद्ध। प्रेम कुमार जी का कहना यह है कि पहले कर लेना चाहिए थोड़ा सा, उसमें क्या दिक्कत हो जाती है? ठीक है, 13 तारीख को नहीं करते, ये उनकी आपत्ति इस बात को लेकर। ओके, कंप्लीट होते ही कर लिया। ओके सर, मैं आ रहा हूं। धर्मगुरु जी हमारे साथ हैं, गोस्वामी साहब 13 तारीख पर क्या डिस्कशन हम नहीं करना चाहते। मेरा सवाल यह है कि क्या ये मान ले कि वर्तमान के चुनावों के चलते ही इस तरीके की स्थितियां बनी हैं, ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के उद्घाटन शिलान्यास होते हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने किए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किए गए? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, धर्म से संबंधित कोई भी कार्य कहीं भी अगर होता है तो उसका एक निश्चित समय होता है, उसकी एक तिथि होती है, उसी के अनुरूप उस कार्य को किया जाता है। ये जो कार्य बाबा विश्वनाथ में किया गया है, इसमें जो भी संत समाज है उसका भी रोल है। ऐसा अकेला कोई मोदी जी या योगी जी का फैसला नहीं है, और योगी जी भी एक संत हैं। इस विचारधारा को से अगर देखा जाए तो इन फैसलों पर अगर कोई राजनीति करता है तो मैं समझता हूँ कि वो सनातनी विचारधारा के विरुद्ध बोलने की कोशिश कर रहा है। और जो भी हिंदुस्तान की धरती पर सनातनी संस्कृति के विरुद्ध अगर बोलने का प्रयास करेगा तो उसका विनाश संभव है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस तरीके की बयानबाजी जो करके इनको क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप कि जो सरकारें पहले थी वही काम करती थी, ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है? क्या जो हमारी संस्कृति है वो ये कहती है कि जितने हमारे IAS PCS हैं काम तो ये करते हैं, काम इनका रूप होता है। सरकार क्या करती है? सरकार तो एक सहमति प्रदान कर देती है, काम सरकार कोई ना करती है। सरकार क्या है?
जब आपको यही नहीं पता कि सरकार क्या काम करती है। अरे ठीक है, आपकी भी सरकार थी, अब दोबारा आप जनता के सामने जाइए, अपने उसको धर्म को राजनीति का मुद्दा मत बनाइए ना। आप धर्म के ऊपर बोलते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। आप अपने अंदर सभी को, मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप कहाँ खड़े हुए हैं? आप कौन सी सदी में हैं? किस तरफ जाना चाह रहे हैं? आप विकास की बात करें, बहुत अच्छा लगता है, आप जनता के सामने दिखाइए, आपकी सरकार आ जाएगी, आप जनता को बताइए। नहीं, वो तकलीफ उनकी इसी बात को लेकर है कि विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं बात करती बीजेपी, क्यों धर्म के आड़ में चुनावी मैदान में ताल ठोकने का काम करती है, वो ये कह रहे हैं। विकास क्या बीजेपी का कोई वो मनी बैंक है क्या? विकास उसमें से निकल के सामने आएगा। विकास करने के लिए शासन का जो सहयोग है, जो अधिकारीगण हैं, वो भी तो कार्य कर रहे हैं ना, उसमें बीजेपी क्या करेगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमारी जो पुरातन नगरी है, हमारी संस्कृति की नगरी है, उसका उत्थान का विकास का पार्ट नहीं है। सिर्फ ये कहना कि बीजेपी ने कुछ अच्छा नहीं किया है, ये सब राजनीति के वर्ड्स हैं, इनको इस्तेमाल करना धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, चंद्रमोहन जी कुछ कह रहे हैं, चंद्रमोहन जी अपनी बात रखते हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं अभिषेक जी आपके पास। ओके, गोस्वामी जी ने जो बात कही जी, बीजेपी और झूठ का दोनों का तालमेल, और विकास से और बीजेपी का कोसों का वास्ता। विकास कहां से चलता है? कानपुर से, और उसका अंत कहां होता है ये सबको पता है। अब विषय की बात आते हैं, 2014 में जो सरकार चुनी गई थी और 17 में जब सरकार आई थी, क्या वो विकास के मॉडल पे नहीं आई थी? क्या वो बेरोजगारी के मॉडल पे नहीं आई थी? क्या यूपी के ढांचा और सांचा और जो उत्पीड़न दलितों का हो रहा है, और जो शिक्षा में 59,000 शिक्षकों के साथ जो अत्याचार हुआ है, और जो विद्यार्थी एग्जाम देने जाते हैं जिसके पेपर उनकी तो पे नहीं आई थी, उस पे क्या देश के प्रधानमंत्री में जो सदन में माथा टेका था, क्या उस गरिमा का सवाल नहीं खड़ा होता? एक हिंदुत्व भावना, एक हिंदू भावना एक अलग विषय है। काशी का विषय पे आना या जाना ये एक अलग बात है, उसमें संत महंत का समय था, ये जवाब संत देंगे, उसका एक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं दे सकता। लेकिन पॉलिटिकल व्यक्ति मंशा को ऊपर प्रश्न उठाने का अधिकार रखता है कि देश के प्रधानमंत्री की मंशा क्या है। क्या उन्होंने अपने इस कार्यकाल का कोई डाटा दिया कि आपकी संख्याकी के अंदर कितने बेरोजगार खत्म हुए? काशी विश्वनाथ धाम अगर विश्व की पटल पर विख्यात करने का प्रयास अगर किया जा रहा है तो उसमें तकलीफ क्यों होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को? क्या ये विकास का हिस्सा नहीं है? नहीं होना चाहिए इसमें तकलीफ तो कोई? देखिए, विकास का हिस्सा अगर होता बॉस, तो जब नोटबंदी करी गई थी बेटाइम बताई हुई, तो उसके फायदे बताए गए होते। विकास का हिस्सा होता जब जीएसटी करी गई थी और जीएसटी को सहूलियत पे लाके खड़ा किया था, आज तक सरकार उसके फायदे गिना दे। और जो काम अब भी किया इन्होंने, जो सदन के अंदर बैठ के किया, उसके भी फायदे बता दें। फिर यू टर्न क्यों ले लिया 750 किसान मरने के बाद? जिस समय को एक मास्टर स्ट्रोक कहा गया था, ये किसानों की इनकम डबल करने का ये कानून है, फिर उस पर चंद किसानों को कह के वापस क्यों ले गए? ये सरकार निकम्मी और अपने वादों से यू टर्न लेने वाली है, और पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं को बढ़ाकर वोट लेती है, और कुछ नहीं है। नहीं, कांग्रेस पार्टी का आलम ऐसा हो गया कि अब बीजेपी से सीखना पड़ रहा है कि धर्म और धर्म को कैसे आगे बुलाना है, उस पर कैसे राजनीति करनी है। राशिद अलवी कह रहे हैं खुद हमें सीखना पड़ेगा मंदिर मंदिर जाना। बिल्कुल गलत। कांग्रेस पार्टी के अंदर आज भी ब्राह्मण युग है, आज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर हिंदुत्व के लोग ज्यादा हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश अगर वो बपौती हो गई है बीजेपी के लिए, अयोध्या रामलला बपौती अगर वो मानते हैं, तो उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पर ये एलिगेशन लगते हैं कि आप तो अस्तित्व को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे थे रामलला के। देखिए, ये देश के नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी से अब पूछना पड़ेगा, और वो पूछेंगे जिस विषय को जयपुर के अंदर राहुल गांधी जी ने उठाया। ये विषय बरबक बढ़ के बड़ा बन के सामने आएगा कि हिंदू होना, मुस्लिम होना, सिख होना या क्रिश्चियन होना, या उसके बाद वादी बन के कट्टरवाद होना देश को चाहिए, या सब धर्मों को। तो यानी कि ये सीख ले लिया आपने भी कि राजनीति में विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में नहीं आया जाता है, हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर ही चुनावी मैदान में आया जाता है, और राहुल गांधी इसको भाग गए, और यही वजह है कि राजस्थान में भी हिंदू और हिंदुत्ववादी का जिक्र कर दिया उन्होंने, है ना चंद्रमोहन जी? आज देश का ज्वलंत मुद्दा ये भी है, क्योंकि देश की जनता को उसकी जेब खाली है, उसके घर के अंदर उसका बच्चा बेरोजगार है। रैली तो महंगाई रैली थी, वो महंगाई हटाओ रैली थी। वो जनता को काशी जैसा कॉरिडोर दिखाया जाता है, इसके विषय पे राहुल गांधी जी का बोलना है। जब सदन के अंदर चर्चा नहीं होती मुद्दों पे, तो इसका राहुल गांधी जी का बोलना है, क्योंकि देश पे चर्चाएं होनी चाहिए। जब आपको मैं विषय बताता हूँ, जब सदन था और महात्मा जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी के एक संसद ने बोला कि आप इच्छा कर दिया, क्या पंडित जी आप अपने सर को दे देंगे? तो उस पर नेहरू जी ने इस बात के लिए चर्चा खत्म नहीं करी थी, चर्चा करी थी, क्योंकि अगर एक ओपिनियन पे बात हो तो चर्चा होनी चाहिए। मुझे खेमका जी बता दें कि कई चीज पे चर्चा करना चाहते हैं। ये तो विपक्ष के उठी हुई आवाजों को
माओवादी, टेररिस्ट, आतंकवादी और ना जाने क्या क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद उन्हें किसान भी कह देते हैं। हाँ, तो ये लोगों को तो कटोरा लेके गंगा जल से जल पी के डुबकी मारी, माफी मांग लेनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी है, वो भगवान उनको अच्छी सद्बुद्धि देंगे। ठीक है, खेमचंद जी जवाब दीजिए इस पर अपना फटाफट से, उसके बाद मैं आ रहा हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। कहिए। देखिए, हमने जब कृषि बिल आए तभी 4 घंटे का टाइम था, 5.5 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, 5.5 घंटे से ज्यादा। कांग्रेस भाग जाती है, कांग्रेस चर्चा नहीं करना चाहती, ना उनके पास नेता है ना नीति। हम देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस का हाल है। कांग्रेस कहीं भी लॉजिकल बात नहीं रखना चाहती, वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमोहन जी तो कह रहे हैं कि वो तो चर्चा करने के लिए तैयार है, आप ही लोग नहीं आने देते उनको चर्चा में। मिलके देश को बदनाम करना चाहती है। लगातार जो विदेशी अखबार हैं, विदेशी जो पोर्टल है, उनके साथ मिलके देश के खिलाफ साजिश करते हैं। ये चीन की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। उनको अगर आप जगह देंगे तो वो चर्चा करेंगे, उनको तो निलंबित कर दिया, बाहर बैठे बेचारे वो, उसी को लेकर तो नाराजगी उनकी। हम पे करते हैं। अरे मोदी जी, जिस संस्कृति को आपने दबाया, आपने आजादी के बाद लगातार इग्नोर किया, और लगातार उसको आपने आगे बढ़ना जाए, उनका रिवाइवल ना हो जाए, वैसी कोशिश की। हजारों करोड़ आप दूसरी तरफ लगाते रहे, लेकिन कभी भी सनातन संस्कृति का उद्गम हो, वहां पे विकास हो, और जो सनातन संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाले शहर हैं, मोन्यूमेंट हैं, उनकी भी देखरेख अच्छी तरीके से हो, कभी भी विचार नहीं किया, कभी भी उस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये ध्यान केवल बीजेपी पार्टी ने दिया, और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है बीजेपी पार्टी के दरमियान जब उनकी सरकार सत्ता में। ओके, चंद्रमोहन जी अपनी बात रखते हैं, उसके बाद अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूँ। ओके खेमचंद जी, ठीक है। मोदी जी के साथ जी ने भी एक बात बोली कि 4.5 घंटे का इन्होंने कानून के लिए टाइम दिया। 4.5 घंटे के अंदर, रात के अंधेरे के अंदर कानून पास कर दे देश के 2 पूंजीपतियों के लिए। और देश का विपक्ष का एक ही नेता राहुल गांधी निडरता के साथ सरकार के सामने सीना तान के डटा रहा, और उससे इनके हर कानूनों को वापस करवाया। ठीक है, मैं चर्चा उस पर नहीं करना चाहता, मैं किसानों के मुद्दों पर नहीं आना चाहता। चंद्रमोहन जी और खेमचंद जी, मैं आ रहा हूँ। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ओके, प्रेम कुमार जी, बीजेपी की पिच पर ठीक है, आपको 7 साल पहले आपको मौका मिला, 7 साल आप बैठे रहे, दूसरी जगह आप विकास करते रहे, हजारों एकड़ जमीन आपने दूसरे संस्थानों को दी, दूसरे धर्म को मानने वालों को दी। खेमचंद जी, चंद्रमोहन जी, मैं लौट रहा हूँ, प्लीज मैं लौट रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि चर्चा हम कहीं और ले जाएं अच्छा नहीं लगता। समाजवादी पार्टी को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं कि उनके विचार क्या है काशी को लेकर, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक जी हमारे साथ बने, लेकिन प्रेम कुमार जी, क्या ये मान ले कि ये स्थितियां बन गई? आपने कहा कि ध्यान भटकाने का काम राजनीतिक नेता करते हैं, तो फिर क्या मान ले बीजेपी की पिच पर आना बड़ा जरूरी हो गया है सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी हो? आप पर राजस्थान में जाकर भी जिक्र उत्तर प्रदेश का ही हो रहा था, हिंदुत्ववादी का जिक्र वो कर बैठे थे। देखिए, ये बड़ा जुमला चल पड़ा है कि किसी और की पिच में कोई खेलता है। हाँ। लेकिन क्रिकेट जो समझते हैं वो जानते हैं कि जो अच्छा खिलाड़ी तो किसी भी पिच पर खेल सकता है। हाँ। अच्छा खिलाड़ी वही है जो किसी भी पिच पर खेले। तो अगर राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को डिफरेंशिएट किया है, हाँ। एक को गांधीवादी और एक को गोडसेवादी में बांटा है, एक को आक्रामक और एक को सही में बांटा है, एक को सही और वो हिंदुत्ववादी को हिंदुत्ववादी गॉडसे कहा उन्होंने प्रेम कुमार जी, और फिर ये भी कह दिया कि वर्तमान की सरकार हिंदुत्ववादी वालों की सरकार है। बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, हम सब जानते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है। हाँ। तो उन्होंने एक फर्क दिखाया, इससे पहले अब तक किसी ने ये फर्क नहीं दिखाया था। हिंदुत्व भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हिंदू भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था। इन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुत्व जो है ये आक्रामकता लिए हुए हमारी परंपरागत सहिष्णुता के खिलाफ है, और हिंदू जो है वो वास्तव में देश के सनातन संस्कार के हिसाब से है। ये उन्होंने एक बात रखी है। तो अब वो उनके अच्छे परिणाम राहुल गांधी कितना सनातन संस्कार को जानते हैं? नहीं, आप डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी कितना सनातन संस्कार के बारे में जानते हैं जो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं? अरे हिंदू और हिंदुत्व का मतलब, हिंदू और हिंदुत्व का मतलब किसको पता है? किससे पूछा जाए? नहीं, हिंदू और हिंदुत्व का मतलब क्या है बताइए आप जी। मैं बताइए ना, आप हमारे सामने बैठ के आप गलत बोल रहे हैं कि हम आपको रोकने का काम है हमारा। आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, हिंदू और हिंदुत्व कोई अलग नहीं है। जो हिंदू है वही हिंदुत्व है, जो हिंदुत्व वही हिंदू है। नहीं, देखिए ज्यादा, देखिए हो गया, ठीक है। नहीं, क्या सुने इसको? आप ही बोलेंगे सनातन संस्कृति, देखिए सनातन संस्कृति कहती है जो हिंदू है वही हिंदुत्व है, और जो हिंदुत्व वही हिंदू है। बताइए आप।
आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे सनातन विचारधारा राहुल गांधी जी की बात गोडसे के पुजारी की नहीं, देश की बनावट और सलावट को महात्मा गांधी जी दिया गया है। जब अंग्रेजों की राज थी उसके अंदर देश की एक आवाज महात्मा गांधी के साथ थी, गोडसेवादियों के साथ नहीं थी। और जो आज आप प्रेम जी की आवाज दबा रहे हैं वो गोडसेवादी आवाज है। उसका विरोध हिंदू करेगा, कम संख्या में आज करेगा, कल ज्यादा। चलिए ठीक है, ये मैं चर्चा उधर न ले जाकर, ओके। सनातन संस्कृति शास्त्रों में प्रमाणित एक विचारधारा। चलिए, ये स्थिति आ गई हिंदुस्तान के अंदर के राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं को अपने धर्म के बारे में या अपने हिंदू होने का प्रमाण बार बार देना पड़ता है। राहुल गांधी बार बार आते हैं, वो कहते हैं मैं हिंदू हूं, भाई मान लो मुझे, मैं हिंदू हूं, वो ये जिक्र करते हैं बार बार। इसका मतलब तो ये हो गया कि हिंदुत्ववादी का डिफरेंशिएट वो कर रहे थे और वो बता रहे थे कि हिंदू, हमारा राष्ट्र जो है वो हिंदू है, और हिंदू राष्ट्र को लेकर कभी एक साथ खड़े होते नजर आते नहीं। हालांकि वो लगाते कि वर्तमान की सरकार भी इस पर कुछ काम कर रही है या फिर नहीं, ये सवाल है। ठीक है, अभिषेक जी, ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसा होगा ही, और अगर आपने भी कुछ कह दिया तो इसमें गलत क्या है? आप तो मान ही नहीं रहे कि ये इसमें अशोभनीय है कुछ, अखिलेश यादव ने अगर कह दिया तो। देखिए, हमने सरकार पे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था कि 3 महीने की सरकार है, चला की बेला आ गई है। बहुत सीधी सी बात है। हाँ। तो हमें इसमें कोई वो बात ही नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला ये सरकार जा रही है, क्योंकि 4.5 साल 5 साल इस सरकार, कहते हैं ना कि जनता के माँ बाप की तरह होती, इन्होंने जनता का ख्याल नहीं रखा, महंगाई का ख्याल नहीं रखा, बेरोजगारी का ख्याल नहीं रखा, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में उसका ख्याल नहीं रखा। ये किस बात की दिव्यता है? किस बात की दिव्यता है? आप कपड़े बदल के अच्छे अच्छे सूट पहन के आ रहे हो, उस बात की दिव्यता? आप जनता को दिखाना चाहते हो, जनता को परेशान करना चाहते हो, वीआईपी प्रोग्राम। कभी बनारस गए हो? आपने बनारस देखा है कि किस तरीके से आपके राज्य में वहाँ पे स्थिति थी, और वहाँ पे बात कंप्लीट होने दीजिए। पता कब से हो रहा है? सनातन विश्वास तक नहीं था। ऐसे लोगों को आप कुंभ और हिंदू संस्कृति से महापर्व का पहचान बनाते थे, आपको शर्मा नहीं थी है? अरे आज उत्तर प्रदेश में रात को भी माता बहनें घूम सकती हैं, उत्तर प्रदेश में किसान सुरक्षित है, उनको प्रचुर मात्रा में खाद और उसके बारे में हम क्या बात करेंगे? ठीक है, 4 घंटे बिजली, आज वही बिजली कम से कम 17 से 18 घंटे गाँव में भी है। 2 परिवार 2 नेता, वही चलता है। माननीय योगी जी को तो पैदल इन्होंने सुल्तानपुर में ही कर दिया था, उनको रोड बनाई गई है। आप देखो, सपना देखो। और बहुत जल्दी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो किया था, विधायक कि माननीय योगी जी पैदल चल रहे थे, सबने देखा है, सबने देखा है। योगी जी के राज में विकास होता है, ये मोदी जी के राज में विकास होता है। देश का बेरोजगार बाहर खड़ा होता है और 800 करोड़ का एरोप्लेन आ जाता है। देश के अंदर कोविड की लाशें गंगा में तैरती हैं और सदन में बैठ के प्रधानमंत्री अपने हाउस की तैयारी कर लेते हैं। करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। खेमका जी, जब आप घर जाते हो तो 150 रुपए का पेट्रोल और 1000 की गैस और 100 रुपए के टमाटर की बात। भैया धन्यवाद, पेट्रोल की बात की आपने, डीजल की बात की। राजस्थान के बहुत सारे मित्र फोन कर रहे हैं, राजस्थान में डीजल और पेट्रोल उत्तर प्रदेश से आप कुछ क्यों कर रहे हैं? पेट्रोल क्यों महंगा है? किसान वाद फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं बच्चों की फीस महंगी हुई है, आपको पता है? आपकी सरकार वहाँ पे ये मुद्दे देश आपसे पूछना चाहता है, जिन मुद्दों के डीजल और पेट्रोल महंगा है। नरेंद्र मोदी जी आके कहते थे हुआ तो क्या, अब जब नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं तो कोई आवाज नहीं लगाता है। इतना परिवर्तन देश की जनता ने सबसे ज्यादा क्या कर रही है, क्यों कर रही है? आपका सहारा सिर्फ घंटे और घड़ियाल पे रह गया है, वो भी चंद दिनों का है। अरे भैया, घंटा घड़ियाल से आपको नफरत क्यों? आपको टोपी टापी से तो कभी नफरत नहीं हुई, घंटा घड़ियाल से आप नफरत, जो इस देश की संस्कृति है। चलिए ठीक है, अब कम से कम मैं अपनी डिबेट का स्तर तो बरकरार रखूं। अच्छा नहीं लगता मेरे को, हमारी डिबेट का भी स्तर नीचे हो जाएगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े। खिमचंद जी बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन जी आपका बहुत शुक्रिया, अभिषेक जी आपका बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। धर्मेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रेम कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, इसमें दो राय नहीं। न केवल ये पहली बार है, ऐसे बयान, ऐसी टिप्पणियां कई मर्तबा सामने आई और चुनाव के वक्त इस तरीके का जिक्र होना शुरू हो जाता है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर भी है कि केवल राजनीति के लिए इस तरीके की टिप्पणी करना शोभनीय नहीं। अगर गलत है तो उसको एडमिट करना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो कहा वो वाकई कहीं ना कहीं
परेशानी में डालता है इस बात को लेकर, और बीजेपी इसी को लेकर लगातार हमलावर हो गई। वो अलग बात है कि ये कहा जा रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने का मतलब है बीजेपी ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन उन्हीं को लेकर इस तरीके का बयान देना भी ध्यान भटकाने जैसा ही है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। इसी के साथ दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।